प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, इंटीग्रेटेड 4th ईयर निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा, प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, जो आज का मेरा जो प्रकरण है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो एवं इसके जो 1992 के जो विकलांग छात्रों की शिक्षा नीति के शिक्षा के क्या क्या प्रावधान थे, वो इस मेरी जो 37वीं इस समय जो वीडियो है इसमें आपको बता रहा हूँ। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इसमें कुछ आंतरिक संशोधन किया गया और दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए 1992 में विकलांगों की शिक्षा के ऐसे क्या प्रावधान थे, उन प्रावधानों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ही 1992 में नए नए जो प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों के लिए जो शिक्षा है विकलांगों की, उसमें अनेक प्रावधानों को समाहित किया गया था। तो वो कौन कौन से ऐसे समाहित किए गए कार्यक्रम हैं, उनके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, सबसे पहले आता है इसमें 10 करीब ये हैं जो समाहित किए गए हैं। ऐसे 10 प्रावधानों का उल्लेख कर रहा हूं जो विकलांगों की शिक्षा में 1992 में जिनको सम्मिलित किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। सबसे पहला आता है विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ये पहला प्रावधान है जो 1992 में इसको समावेश किया गया था कि जो विकलांग जो बच्चे हैं, दिव्यांग जो बालक हैं, उनके लिए एकीकृत शिक्षा की व्यवस्था की जाए, न कि अलग अलग। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान पुनः इसे वो ले आता हूं, विकलांग जन्म से ही या दुर्घटना के बाद में, लंबी बीमारी के बाद में उसमें विकलांगता जैसे ही आ जाती है, उस विकलांगता के कारण उसमें हीन भावना जागृत स्वतः ही हो जाती है। इसलिए उस हीन भावना को रोकने के लिए जो दिव्यांग बालक हैं, विकलांग बालक हैं, उनमें हीन भावना और अधिक विकसित न हो, उसके लिए एकीकृत शिक्षा की व्यवस्था की गई है 1992 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऐसा प्रावधान सम्मिलित किया गया है जिससे विकलांग बालकों के लिए एकीकृत शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे कि उनमें हीन भावना जागृत न हो। उस हीन भावना को रोकने के लिए एकीकृत शिक्षा का मतलब है एक साथ शिक्षा देना, एक ही समय में शिक्षा देना, एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा देना, किसी बिना भेदभाव के, जिससे कि विकलांग बालकों में किसी भी प्रकार की कोई हीन भावना जागृत न हो। इसलिए एकीकृत शिक्षा पर इसमें विशेष बल दिया गया है और 1992 में इसमें संशोधन करके इसको क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। इसमें ऐसा प्रावधान विकलांगों की शिक्षा के लिए, इसमें जो विकलांग बच्चे हैं वो एकीकृत शिक्षा के माध्यम से शिक्षित किए जाएं, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, उनमें किसी भी प्रकार की हीन भावना को जागृत होने के लिए कोई किसी प्रकार का लेस मात्र भी कमी को पूरा करने के लिए कोई नहीं छोड़ा जाए, उसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब नंबर 2 आता है विशिष्ट या विशेष विद्यालय, स्पेशल स्कूल। विशेष विद्यालय, स्पेशल स्कूल। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान आकर्षित पुनः कर रहा हूं कि जो गंभीर रूप से विकलांग हैं,
जो 75-80 से ऊपर विकलांग हैं प्रतिशत, उनके लिए विशिष्ट विद्यालय, विशेष स्कूल, स्पेशल स्कूल खोले जाए, उनके लिए विशेष विद्यालय खोले जाए, क्योंकि वो सामान्य कक्षा में पढ़ने में असमर्थ हैं। उनके लिए पर्याप्त समुचित आवश्यकता के अनुसार उनको ऐसे संसाधन जुटाए जाएं। मान लो गंभीर रूप से दिव्यांग है, विकलांग है, और मान लो अंधा है, और अंधे के लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था की जाए, जबकि सामान्य विद्यालय में ये उपलब्ध होना असंभव है। उनके लिए विशेष अध्यापकों की विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों की व्यवस्था की जाए, जो विशेष प्रशिक्षित हैं, जो दिव्यांगों को अच्छी रुचि के अनुसार अध्ययन करवा सकते हैं। फॉर्मेलिटी नहीं, बहुत गहराइयों के साथ में, आत्मीयता के साथ में उन दिव्यांगों को, उन विकलांगों को विशेष विद्यालय में अध्ययन करवाया जा सके। ये 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उनकी शिक्षा का एक प्रावधान जोड़ा गया, विशेष विद्यालय। तो विशेष विद्यालय तो उन्हीं के लिए जो गंभीर रूप से विकलांग हैं, बहरे हैं पूर्ण रूपेण, उनके लिए ऐसी मशीनों की व्यवस्था की जाए। और मान लो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए, आरामदायक कुर्सियों के माध्यम से बैठ सकें, अपनी मुख्य धारा में जीवन की में आ सकें, समाज का एक हिस्सा समाज में अपना सहयोग दे सकें। इसके लिए 92 में एक प्रावधान किया गया विशेष विद्यालय के लिए। अब आता है व्यावसायिक प्रशिक्षण, नंबर 3। देखिए प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जो दिव्यांग बालक हैं, विकलांग जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत एक प्रावधान किया गया कि जो विकलांग बालक हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, शिक्षण के साथ में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो अपने भावी जीवन को उज्जवल बना सकें और समाज की और देश की उसमें अपनी भागीदारी निभा सकें। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षण के साथ साथ में उनको प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो भावी जो जीवन है उनका, उनको व्यवसाय की दृष्टि से निपुण होकर के देश की एकता, अखंडता और देश की और समाज की उसमें अपनी भागीदारी निभा सकें। विकलांग बालक, उनके लिए विशेष। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, पुनः हमें आपका ध्यान व्यावसायिक शिक्षा की जो प्रशिक्षण है उनकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाए। जैसे जितना % विकलांग है और उसकी रुचि के अनुसार उसको प्रशिक्षण दिया जाए, उसको आर्थिक सहयोग दिया जाए। अरे मुफ्त शिक्षा की तो व्यवस्था कर दी आप लोगों ने, सरकार ने, सबने, बाबा साहब ने, लेकिन उनके लिए भावी जीवन जीने के लिए, जिससे कि वो देश में समाज पर भार नहीं रहे और प्रशिक्षण प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सकें और देश की मुख्य धारा में अपना सहयोग दे सकें। इसलिए प्रशिक्षण की भी, व्यवसाय की प्रशिक्षण की क्या की जाए, विशेष व्यवस्था की जाए। ये 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विकलांगों के प्रति एक प्रावधान रखा गया था। इसके बाद में आता है नंबर 4, अध्यापकों का अभिनवीकरण एवं प्रशिक्षण। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, सामान्य जो विद्यालय होते हैं उनमें तो सामान्य अध्यापक हो सकते हैं, लेकिन विकलांगों के लिए विशिष्ट जो विद्यालय है, विशेष जो स्कूल हैं, स्पेशल स्कूल्स हैं, उनके लिए तो विशेष अध्यापकों की आवश्यकता होगी। और विशेष जब अध्यापक होंगे तो उनके लिए अभिनवीकरण की आवश्यकता होगी, नए नए आयामों की, नए नए प्रशिक्षण की, नए नए संसाधनों की, नए नए शिक्षण विधियों की,
इन सभी को वो अपने उसमें क्रियान्वित कर सकें। इसलिए अध्यापकों का अभिनवीनीकरण एवं प्रशिक्षण, उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि वो अधिक से अधिक जो विकलांग बालक हैं उन बालकों की शिक्षा पर विशेष बल दे सकें, विशेष ध्यान दे सकें, ऐसा उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। अध्यापकों के लिए वो उसको भार न समझें, अपना सेवा कार्य समझें और अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके अच्छे नवाचारों के माध्यम से जो विकलांग बालक हैं उन विकलांग बालकों में ऐसी चेतना जागृत कर दें, ऐसी जागृति पैदा कर दें। इसके बाद में आता है शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण। जो शैक्षिक प्रशासक हैं, प्रबंधन है, उनके लिए भी स्पेशल विशेष प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि वो ऐसे विद्यालय को वो समय समय पर उनका ध्यान, उनको जांच सकें, मूल्यांकन कर सकें, उनकी खामियां निकाल करके उनकी पूर्ति करवा सकें। इसलिए प्रबंधन को भी प्रशिक्षित होना चाहिए जो विकलांग बालकों की सेवा, विकलांग बालकों के शिक्षण के लिए, भावी सेवा के लिए उनको तैयार कर सकें। इसलिए शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण होना चाहिए। सामान्य जो प्रबंधन है उनकी तो बात सामान्य है, लेकिन जो विशिष्ट प्रबंधन है, विशिष्ट प्रशासक हैं, ऐसे अधिकारी हैं जो विशेष अध्यापकों के लिए अपनी सुझाव दे सकें विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से। इसलिए इनकी भी आवश्यकता है। अब आता है विशिष्ट अध्यापक। जो विशिष्ट अगर स्कूल हैं, विशिष्ट अगर विद्यालय हैं, तो वहां पर विशिष्ट ही अध्यापकों की आवश्यकता होगी। अगर विशिष्ट अध्यापक हैं तो विशिष्ट ही अध्यापकों की आवश्यकता होगी विशिष्ट स्कूलों में। विशिष्ट जो विद्यालय उनमें विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए विशिष्ट जो प्रशिक्षित अध्यापक हैं उन्हीं के लिए विकलांग बालकों की सेवा के लिए, विकलांग बालकों के शिक्षण के लिए तैयार किया जाए। और देखिए, विकलांग बालकों में बहुत से विशिष्ट होते हैं, प्रतिभाशाली भी होते हैं। उन बालकों की शिक्षा के लिए विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता है। जो प्रतिभाशाली जो छात्र हैं विकलांग, उनका विशेष ध्यान रख सकें, उनको विशेष शिक्षण विधियों के माध्यम से प्रदान कर सकें। ऐसी उनके लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएं, विशेष अध्यापक लगाए जाएं और विशेष अध्यापकों के लिए जो विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करके उनको ऐसा तैयार किया जाए जिससे कि विकलांग बालकों में अधिक रुचि लेकर के अधिक उनमें रुचि जागृत कर सकें और उनको एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार कर सकें विकलांग बालकों के लिए। तो विकलांग बालकों के लिए जो विशिष्ट अध्यापक होंगे वो विशिष्ट अध्यापक ही एक विशिष्ट नागरिक तैयार करेंगे। इसलिए विशिष्ट अध्यापकों की अहम भूमिका होती है इसके अंतर्गत। जो विशिष्ट जो विकलांग बालक हैं उनके लिए विशिष्ट ही अध्यापकों की आवश्यकता है। सामान्य जो अध्यापक हैं वो उसमें अपनी रुचि नहीं जागृत कर पाएंगे, इतना प्रभावी शिक्षण उनका नहीं होगा जितना कि एक विशिष्ट अध्यापकों का होगा। इसलिए मैं आपका ध्यान इधर आकर्षित करता हूं। अब आता है जो शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन कर्मी, उनके जो शैक्षिक और व्यावसायिक जो निर्देशन कर्मी हैं वो ऐसे होने चाहिए प्रशिक्षित, प्रभावी और निपुणतापूर्ण होने वाले होने चाहिए। निर्देशन
जिससे कि उनके निर्देशन में कार्य अच्छा हो सके और जो विकलांग बालक हैं वो अधिक से अधिक उस निर्देशन के माध्यम से अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकें, अपने शिक्षण को एक प्रभावी बना सके अच्छे निर्देशन के माध्यम से। और उसके बाद में जब विकलांग बालक हैं उनके लिए पाठ्य वस्तु की तथा प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो सरल, स्पष्ट और विशिष्ट हो। उनके लिए पर्याप्त पाठ्यक्रम हो, उनके रुचि के अनुसार हो और उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो पाठ्य वस्तु तथा उनकी जो प्रक्रिया है वो ऐसी होनी चाहिए, विकलांग बालकों के लिए जो पाठ्य वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो अच्छा उनको प्रशिक्षित दे सके, अच्छा शिक्षण दे सके, अच्छे पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु के माध्यम से। मान लो कोई अंधा बालक है तो अंधा बालक के लिए पाठ्य वस्तु ऐसी होनी चाहिए, ब्रेल लिपि का अधिक से अधिक उपयोग हो, संचार का साधन ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो अधिक से अधिक समझ सके। मान लो कोई बहरा है तो बहरे बालक के लिए ऐसे तीव्र जो ध्वनि वाले यंत्र हैं उनका अधिक से अधिक आविष्कार उनको उपलब्ध करवाए जाए और उनका ऐसा उपयोग किया जाए जिससे कि ऐसे बालक अधिक से अधिक लाभ ले सकें। जनसंचार का उपयोग, जनसंचार के ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं आधुनिक जो विकलांग बालकों के लिए अधिक से अधिक लाभ दे सकें। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, सन 1992 में विकलांग बालकों के लिए विशिष्ट प्रावधानों में किया गया था। इसके बाद में जो विशिष्ट अधिगम सामग्री है उसका उपकरण बनाना, उसका उपयोग करना, अधिगम सामग्री का विशिष्ट अधिगम सामग्री, इसमें ब्रेल लिपि, ऐसे अक्षर जो अंधों को भी देख सकें और ऐसे ऐसे यंत्रों का, उपकरणों का उपयोग होना चाहिए जो अधिगम विकलांगों की अधिगम स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत बना सकें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। ये मैंने आपको 10 ऐसे प्रावधान बताए हैं। इसमें ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो विकलांगों के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इसमें जो एक अनुमान है 5 से और 14 वर्ष तक का प्रावधान, 5 से और 14 वर्ष तक का जो प्रावधान है वो इसके अंतर्गत रखा जाए, 5 से और 14 वर्ष तक का। जनसंचार ये विशिष्ट सभी मैंने बताया 5 से और 14 वर्ष तक के लिए, और 1,50,000 बालकाओं को विशेष शैक्षणिक प्रावधानों की आवश्यकता है। वर्तमान में 1 करोड़ बालक बालिकाएं मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से 1992 के बाद में ये विकलांग हैं जिनकी शिक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता है देश में। 1 करोड़ बालक बालिकाओं को जो विकलांग हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। 1986 में जो जहाँ श्रेष्ठ बालकों के लिए नवोदय विद्यालय का संकल्प लिया गया और संकल्पना की गई थी 1986 में, उसमें 86 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, और दूसरी ओर शारीरिक और मानसिक दृष्टि से जो विकलांग हैं उन बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने का संकल्प किया गया और उन्हें सामान्य वृद्धि के लिए आजीवन साहस और विश्वास के लिए, आजीवन साहस और विश्वास के लिए जीने के योग बनाने के लिए सामान्य समुदाय के साथ साथ में उनकी सहभागिता भी जो संभागी के रूप में एकीकृत किया गया था 1986 की संशोधित रूप 92 में। इनके उपाय भी हैं। जहाँ तक ऐसे जो बालक हैं उनकी संख्या का जो अनुमान बताया है, विशिष्ट बालकों का जो प्रकार है वो इस प्रकार है। देखिए, जहाँ तक संभव हो
जहाँ तक संभव हो उनके लिए अंग संचालन, विकलांगों, अन्य बालकों की शिक्षा अन्य के समान एवं जटिल जो विकलांग बालक हैं, बच्चे हैं, जहाँ तक संभव हो वो जनपद केंद्रों पर छात्रावासों सहित विशेष विद्यालय खोले जाएं। प्रत्येक तहसील में छात्रावासों सहित ऐसे विद्यालय खोले जाएं जो विकलांगों के लिए हैं विशेष, और विकलांगों के व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी उपयुक्त व्यवस्था की जाए। उसके बाद में जो अध्यापक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उनमें अभिनवीकरण विकलांग बच्चों के लिए विशेष आवश्यकता है। अभिनवीकरण और दृष्टि से किया जाए और प्रत्येक संभव जो ढंग है उनको विकलांगों की शिक्षा में स्वैच्छिक प्रयासों के द्वारा उनको प्रोत्साहित किया जाए। अब 5 से और 14 वर्ष तक के जो विशिष्ट बालकों का जो अनुमान है वो संख्याएं इस प्रकार से हैं। तो मैं आपको एक सारणी के माध्यम से ये भी एक समझा देता हूँ। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए जो दिव्यांग बालक हैं, विकलांग जो बालक हैं, उनका किस प्रकार से, तो उसमें देखिए इसमें 4 प्रकार के जो बालकों का जो अनुमान बताया है वो इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले जो बालक आते हैं वो 4 प्रकार के बालक हैं। देखिए इसमें विशिष्ट बालकों का जो प्रकार बताया गया है वो इस प्रकार से है। जो विशिष्ट बालक हैं उसमें नंबर 1 आता है तीव्र। ये विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट बालकों के प्रकार और इनकी संख्या। तो सबसे पहले आते हैं जो तीव्र बुद्धि बालक बालिका, तीव्र बुद्धि बालक और बालिकाएं। नंबर 1 आता है ये, इनकी संख्या करीब 40 लाख है। कितनी है? 40 लाख। और दूसरे प्रकार के जो आते हैं उसमें मंद बुद्धि बालक बालिका, तीव्र बुद्धि है, ये मंद बुद्धि है, जिनकी बुद्धि लब्धि बिल्कुल 30-40 बालक। इनकी भी संख्या वही 40 लाख। तीसरे प्रकार के जो आते हैं बालक वो पिछड़े हुए बालक आते हैं, जो पिछड़े हुए हैं, पिछड़े बालक और बालिकाएं। बालक बालिकाएं ये पिछड़े हैं, ये जरूर 35 लाख करीब हैं, 35 लाख। और चौथे प्रकार के जो बालक हैं वो आते हैं शारीरिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से बालक बालिकाएं जो विकलांग हैं, बालक विकलांग। अब इसमें करीब वही 35 लाख हैं कुल ये। अब इनको कुछ हिस्सों में जैसे अंग संचालन नहीं कर सकते हैं, अंग संचालन वाले ये करीब
16 लाख विद्यार्थी हैं, 16 लाख। उसके बाद में आता है श्रवण दोष। श्रवण दोष जो सुन नहीं सकते हैं वो करीब 7 लाख हैं। वाणी दोष वाले, जिनका वाणी दोष है, वाणी दोष वाले भी करीब 10 लाख हैं जो हकलाते करते हैं। और वाणी के बाद में दृष्टि दोष, जो अंधे हैं कुछ, दृष्टि दोष, इनकी भी संख्या करीब 2 लाख है। हाँ प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको पुनः इस ओर देखो, मैंने अभी एक ये इंडेक्स के माध्यम से आपको एक समझाया है कि जो विशिष्ट बालकों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो जो विशिष्ट बालक हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तीव्र बुद्धि बालक, बालिकाएं, बालक और बालिकाएं दोनों ही हैं, 40 लाख है इनकी संख्या। इसके बाद में जो मंद बुद्धि बालक है, बालिकाएं हैं, मंद बुद्धि जो बालक बालिकाएं हैं इनकी भी संख्या 40 लाख है। मंद बुद्धि जिनकी बुद्धि लब्धि 40 से भी कम है, ऐसे बालक बालिकाओं की संख्या 40 लाख है। इसके बाद में जो पिछड़े हुए बालक बालिकाएं हैं, जो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते हैं, मानसिक रूप से जो पिछड़े हैं, इन बालकों की संख्या 35 लाख है देश में। इसके बाद में जो शारीरिक रूप से, शारीरिक दृष्टि से विकलांग हैं, इनको भी बालक बालिकाएं, इनको 4 रूपों में करीब बांटा गया है। पहला रूप है जो अंग संचालन नहीं कर सकते, जिनके हाथ पैर टेढ़े बुकले हैं, बिल्कुल एकदम जिनके अंग या तो कम और या बिल्कुल नहीं, ऐसे अंग हैं, संचालन नहीं कर सकते हैं। इनकी संख्या 16 लाख है। इनकी संख्या 35 लाख में से कितनी है? 16 लाख। जबकि जो श्रवण दोष है, जो कम सुनाई देता है, जिनकी सुनने की शक्ति स्पष्ट नहीं है, इनकी संख्या करीब है जो 7 लाख है। जो साफ नहीं सुन सकते, कम सुनते हैं, जिनमें सुनने की शक्ति क्षीण है, ऐसे बालक 7 लाख हैं। और जो वाणी दोष है, जिनको तुतलाते हैं, जो बोलते नहीं है, गूंगे हैं, एवं जो स्पष्ट नहीं बोल सकते, ऐसे बालकों की संख्या 10 लाख है। ऐसे जो बालक हैं उनकी संख्या 10 लाख है, जिनको वाणी दोष है, जो तुतलाते हैं, हकलाते हैं और जो बोल नहीं सकते, ऐसे बालकों की संख्या करीब 10 लाख है। ऐसे बालक जिनको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, जिनको दृष्टि दोष है, अंधे हैं, काने हैं, एक आंख से, अंधे तो होता है दोनों आंखों से, सूरदास, और जिसका एक नेत्र तो काम करता है, एक नहीं करता है, वो काना। ऐसे जो बालक हैं उनकी संख्या 2 लाख है। उनकी संख्या कितनी है? 2 लाख। तो प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं उसके जो 1992 में जो विकलांगों की शिक्षा के जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के माध्यम से मैंने आपको बताया है। इसमें 5 से और 14 वर्ष तक की जो आयु है, उन बालकों को विशेष महत्व दिया गया है। और ये भी जो बालक हैं
वो 5 से और 14 वर्ष तक की आयु वाले हैं। इसीलिए तो बालक बालिकाएं विशिष्ट बालक हैं, विकलांग बालक हैं। तीव्र बुद्धि बालक बालिकाओं का जो औसत 40 लाख है, और मंद बुद्धि बालकों का जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से भी बहुत कम है, 30, 40, 20 के आसपास, वो 40 लाख हैं। पिछड़े जो बालक हैं मानसिक रूप से, उनकी संख्या 35 लाख है। और शारीरिक रूप से जो दृष्टि से जो बालक बालिकाएं हैं उनकी संख्या 35 लाख है। अब 35 लाख का भी जो डिवाइडेशन हुआ है, जो अंग संचालन नहीं कर सकते, जिनकी हड्डियां हाथ पैर सही नहीं है, वो बालक 16 लाख हैं। 5 से और 14 वर्ष तक की आयु के बालक हैं ये केवल। श्रवण दोष जिनकी 7 लाख संख्या है देश में, जो सुन नहीं सकते, बहरे हैं या कम सुन सकते हैं। वाणी दोष जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं या गूंगे हैं, बोल नहीं पाते, जिनके होठ कट रहे हैं, जीभ कट रही है, किसी प्रकार से विकलांग हैं, इनकी संख्या 10 लाख है। और 5 से और 14 वर्ष तक की आयु के जिनको दृष्टि दोष है, जिनको दिखाई नहीं देता है, अंधे हैं, काणे हैं या कम दिखाई देता है, या जिनका चश्मा बहुत ही भारी है, बड़ा नंबरों का है, उनकी संख्या 2 लाख है। तो प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ये मैंने आपको इस इंडेक्स के माध्यम से आपको मैंने ये बताया है। इसमें जो 4 प्रकार के जो बालक हैं, तीव्र बुद्धि वाले बालक बालिकाएं, मंद बुद्धि बालक बालिकाएं, पिछड़े बालक बालिकाएं, शारीरिक रूप से दृष्टि से जो विकलांग हैं, उसमें अंग संचालन 16 लाख, श्रवण दोष 7 लाख, और वाणी दोष जिसमें 10 लाख, और दृष्टि दोष 2 लाख विद्यार्थी 5 से और 14 वर्ष तक के बालक के हैं, आयु के बालक हैं। इसके लिए आज मेरा ये टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 1992 में जो विकलांगों की शिक्षा के जो प्रावधान थे वो इस प्रकार से थे। आज ये समाप्त हो रहा है। अब मैं कल जो पढ़ाऊंगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और समानता के लिए शिक्षा। अभी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 चलेगी और इसकी समानता की क्या शिक्षा है उसके बारे में आगामी उसमें बताऊंगा। इसके लिए बार बार धन्यवाद।